welcome to my channel. In this video I am going to tell you packaging of DNA helix on the page number of 99 of NCERT of 12th class. Okay, so packaging of DNA helix में सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि आपको अगर पूरे DNA हेलिक्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है. DNA हेलिक्स क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है. DNA हेलिक्स, उसके अंदर बेस पेयर्स लगे होते हैं. मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा. डीएनए के हेलिक्स की अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है वो किस तरह से करनी है. डीएनए हेलिक्स की लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता होना चाहिए. नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. ठीक है, ये होते हैं आपके नंबर ऑफ बेस पेयर्स. दूसरी बात, जो नाइट्रोजनस बेसिस में डिस्टेंस कितना है. दो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में कनेक्ट हुए होते हैं H बॉन्ड्स के द्वारा. अब ये आपको समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है. लेट गो एंड चेक आउट देयर. अब आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स के साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस. ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कितना डिस्टेंस होता है. 0.34 नैनोमीटर. अगर हमने नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ कितना होता है? -9 मीटर. दिस इज द -9. ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स. अब वो आपको लेंथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स मैंने L से लिख दिया. वो आपको किस चीज से लिखना है? आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स 6.6 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई आपको डिस्टेंस बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस से करना है. मल्टीप्लाई आपने कर दिया 0.34 इंटू 10⁻⁻9. यू विल गेट 2.2 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स. अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की. आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो बिखरा हुआ होता है. और इसीलिए जब न्यूक्लियस बिखरा हुआ है तो डीएनए भी स्कैटर नहीं होता है थ्रू आउट द सेल. डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल क्योंकि डीएनए प्रोकैरियोट्स है. प्रोकैरियोट की एग्जांपल ई कोलाई है. ई कोलाई में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए डीएनए भी स्कैटर नहीं होता है. अब आपको पता होगा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है. डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने के कारण प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये डीएनए प्रोटीन्स के आसपास हेल्ड हुआ होता है. ये पॉजिटिवली चार्ज है. मान लीजिएगा ये प्रोटीन है, इसके आसपास ये चीज डीएनए ऐसे हेल्ड हुई पड़ेगी इस तरह से. और ये सारी चीज कहाँ पे होती है? एक रीजन है, उस रीजन का नाम है न्यूक्लियोइड. व्हाट इज दैट रीजन नेम्ड? न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड एक ऐसा रीजन है जिसमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के पास पड़ा हुआ होता है, उस रीजन में, न्यूक्लियोइड में. ठीक है. अब एक और बात, डीएनए को न्यूक्लियोइड में रखा गया होता है प्रोटीन्स के द्वारा. बहुत बड़ी बड़ी लूप्स में रखा गया होता है. डीएनए इज हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियोइड्स बाय प्रोटीन्स इन वेरी लार्ज लूप्स. ओके, सो नेक्स्टली हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की. तो आइए यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं. हिस्टोन्स में क्या होता है? हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं. Positively charged basic proteins are known as histones. So, positively charged basic proteins are called histones. ठीक है. अब प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने बोला. अब प्रोटीन के पास पॉजिटिवली चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के पास कितना होता है?
उनके पास जितना अमाइनो एसिड होता है उतना ही प्रोटीन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। सो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन का डिपेंड करता है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी है। प्रोटीन कितना है उतना ही प्रोटीन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अमाइनो एसिड कितना है, अमाइनो एसिड की जो अमाउंट होगी वो प्रोटीन के पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को डिटरमाइन करेगी। सेकेंडली हम बात करते हैं कि बेसिक प्रोटीन्स के पास दो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जनरली होते हैं। फर्स्ट का नाम है आर्जिनिन, फर्स्ट और सेकेंड का नाम है लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन दो तरह के बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्टली आर्जिनिन होता है हिस्टोन के पास, फर्स्ट अमाइनो एसिड रेजिड्यू होता है प्रोटीन्स के पास, पहला है आर्जिनिन दूसरा है लाइसिन। दो तरह के होते हैं, ये दोनों ही अपने पास प्रोटीन कैरी करके चलते हैं, इनकी चेन्स के पास प्रोटीन होता है। अब हम बात करेंगे हिस्टोन ऑक्टेमर। एक टर्म आपको डार्क कलर में दिखाई गई है एनसीईआरटी में, हिस्टोन ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर, ऑक्टेमर क्या होता है, मैथमेटिक्स किया आपने 10th तक। ऑक्टा मीन्स 8, तो आपको मैंने पहले बताया था हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स होते हैं बेसिक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स आर कॉल्ड हिस्टोन्स। अब ये हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज होते हैं 8 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उस चीज को हम हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर इज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टेमर। अब देखो हिस्टोन ऑक्टेमर कुछ इस तरह का होता है, ये हिस्टोन से बना है, 8 मॉलिक्यूल्स है इसमें, दिस इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टेमर। इसके आसपास डीएनए इस तरह से राउंड हुआ होता है, रैप हुआ होता है। आपको ये चीज एनसीईआरटी में बनाई गई है, इसको यहाँ पे एंड किया गया है, और यहाँ पे एक इस तरह से लॉक टाइप प्रोटीन जिसको हम H1 हिस्टोन बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी 99 पेज नंबर पे, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। So DNA is wrapped around the histone octamer and giving rise to a structure. That structure is known as nucleosome. न्यूक्लियोसोम बोलते हैं स्ट्रक्चर। ओके, अब आपने न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ा। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं। अब देखो ये जो न्यूक्लियोसोम मैंने आपको बना के बताया था, ये एक हिस्टोन ऑक्टेमर होता है। हिस्टोन ऑक्टेमर के पास इस तरह से डीएनए रैप होता है, बट ये स्ट्रक्चर रिपीटेड होता रहता है। फॉर एग्जांपल ये ऑक्टेमर आ गया, इसके आसपास डीएनए, ये ऑक्टेमर आ गया, इसके आसपास डीएनए, देन ये ऑक्टेमर आ गया, इसके आसपास डीएनए। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। आपको लगता है कि जैसे ये स्टिंग्स ऑन अ बीड है, कि जैसे माला होती है ना, स्टिंग्स ऑन अ बीड की तरह आपको ये स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिखता है, न्यूक्लियोसोम, सॉरी न्यूक्लियस में दिखता है। न्यूक्लियस में आपको जब ये स्ट्रक्चर दिखता है उस रीजन को बोलते हैं क्रोमेटिन। जहाँ पे ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखता है ना, स्टिंग्स ऑन अ बीड, तो उसमें क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम न्यूक्लियस में होता है, उस रीजन को क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन में दिखता है और इसमें क्या होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, ये आपने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन्स के बारे में। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन ऐसे क्रोमेटिन का रीजन अब आपने देखा, क्रोमेटिन में रीजन में क्या आ रहे थे, स्ट्रिंग्स ऑन ए बीड्स आ रहे थे। ठीक है, तो सम रीजन, कुछ जो रीजन होता है क्रोमेटिन का, वहां पे जो चीजें होती है वो टाइटली पैक्ड पड़ी होती हैं, उस क्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और ऐसे क्रोमेटिन्स ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। तो some region of chromatin is tightly packed called the heterochromatin, and second characteristic is that transcriptionally inactive, this region is transcriptionally inactive. Okay, अब यूक्रोमेटिन वो वाले क्रोमेटिन होते हैं जहां पे लूजली पैक्ड पड़े होते हैं। सम रीजन आर लूजली पैक्ड, दोज क्रोमेटिन्स आर नोन एज यूक्रोमेटिन्स, और यूक्रोमेटिन्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं।
सो हेट्रोट्रोफिक क्या थे, हेट्रोक्रोमेटिन क्या थे, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव थे और यूक्रोमेटिन एक्टिव होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द like button and subscribe to my channel and stay tuned for upcoming videos. Thank you so much for watching the video.